हेलो दोस्तों, कैसे हो। जीवन में इंसान हारता नहीं है, या तो जीतता है या फिर वो सीखता है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर की अगली इस वीडियो सीरीज में अपन आज बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेरी सारी बातें ध्यान से सुनेंगे तो यहां से आने वाले क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा सेट रहेंगे और आप एक बार भी बिना खींच के सारे क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ अपन यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसे अपन बोलते हैं टेस्टिस। मेल के केस में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अपन उस ऑर्गन को बोलते हैं जिसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब गैमेट फॉर्मेशन होता है। जैसे फीमेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरी, जिसमें क्या होता है, oogenesis होता है। जो अपने पिछले लेक्चर में एक जनरल बात करी थी कि फीमेल के केस में oogenesis होता है और मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है टेस्टिस में। टेस्टिस में कुछ सेल होती है, अपन टीएसओ पे टेस्टिस जब देखेंगे अपन को पता लगेगा कि कहां पे कौन सी सेल किस तरीके से अरेंज है। एक एक करके बात करते हैं, आगे मेरे साथ में आइएगा। ये मैंने यहाँ पे बताया कि टेस्टिस का जो सिचुएशन है वो क्या है। तो एक मेल बॉडी में टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट होता है? तो एक पाउच होता है, वो होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी लोअर साइड में। लोअर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में एक पाउच होता है, उस पाउच में लगा होता है टेस्टिस। इस पाउच में क्या है, ये दो टेस्टिस है, तो मैंने ब्लैक कलर से बना रखी टेस्टिस है। ये टेस्टिस जो है वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में एक्स्ट्रा ये पार्ट में होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये टेस्टिस किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से सिचुएटेड किया गया है। इसमें एक एक करके यहाँ पर लेवलिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस एक मेल के केस में, एक मेल का जो फीटल डेवलपमेंट जब चल रहा होता है, तो क्या ये जो टेस्टिस है वो मेल में हमेशा से शुरू से जब से एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हुआ तब से ही क्या ये टेस्टिस इस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, या फिर किसी फेज में ये बाहर निकल के आते हैं? तो हाँ, ऐसा ही कुछ होता है। जब भी फीटल डेवलपमेंट चल रहा होता है उसके 7th मंथ में, भाई आपको पता है कि प्रेगनेंसी का जो टाइम जोन होता है वो होता है 9 मंथ, अप्रोक्सीमेट 9 मंथ बोलते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी है उसमें 7th मंथ में जो फीटल डेवलपमेंट होता है, उस फीटस में 7th मंथ में हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन के हायर लेवल की वजह से ये टेस्टिस, ये जो यहाँ पे मैंने ये जो रिंग बना रखी है, ये जो ये केनाल जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है, ये केनाल, इसे अपन इंग्विनल केनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंग्विनल केनाल। इंग्विनल केनाल से ये कहां पे आ जाता है? इंग्विनल केनाल से इस पाउच में आ जाता है, जिसे अपन स्क्रोटम बोलते हैं। 7th मंथ में, आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटल डेवलपमेंट चल रहा है। 7th मंथ में ये टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट में ये डिसेंड होकर नीचे आ जाता है। इस तरीके से यहाँ से डिसेंडेशन होता है। अब मैं बोलता हूं यहाँ पे कि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से अरेंज की गई। भाई देखो, ये टेस्टिस वाला पार्ट इस पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये तो हो गई इंग्विनल केनाल। इस इंग्विनल केनाल में देखो, ये ब्लैक कलर से मैंने रिंग बना रखी है, इसे अपन इंग्विनल रिंग बोल देंगे। इंग्विनल रिंग का काम क्या है? इंग्विनल रिंग का काम ये है कि टेस्टिस एक बार इस स्क्रोटम कैविटी में आने के बाद में वापस एब्डोमेन में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पे आया क्यों और ये वापस नहीं जाना चाहिए, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस करने वाली जो सेल है, जिसे अपन यहाँ पे अपन बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है उसको बॉडी टेम्परेचर पसंद नहीं है। अपनी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर अपन बात करते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उस टेम्परेचर पे स्पर्मेटोगोनिया सेल स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करता है। इसका मतलब उसे वो टेम्परेचर पसंद नहीं है। तो कौन सा टेम्परेचर उसे पसंद है? उसे टेम्परेचर पसंद है अपनी बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर उसे पसंद है। ये कम इससे ये अपनी बॉडी टेम्परेचर इससे इतना कम टेम्परेचर पसंद है। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोल सकते हैं अपन 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर वो इसे पसंद है। इसे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सूटेबल टेम्परेचर ये यहाँ पे प्रोवाइड कराने के लिए इसे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में रख दिया गया, आउटर साइड में, लोअर साइड में। क्या बात समझ में आई? इसके बाद में मैं बोलता हूं कि ये जो इंग्विनल जो रिंग है ये इसे ऊपर असेंड होने से रोकती है। उसके बाद में और क्या क्या, ये जो यहाँ से ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना रखी है, इसे अपन बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड में क्या है? स्पर्मेटिक कोड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था यार, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई भी आएगी, सब कुछ होगा। तो यहाँ पे आर्टरी होगी, वेन होगी, नर्व सेल भी होती है, और यहाँ पे वॉस डिफरेंस भी होता है। तो यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है? आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटिक कोड में कौन कौन सी चीजें हो सकती है? तो आर्टरी, वेन, नर्व सेल और वॉस डिफरेंस हो सकता है।
क्या बात समझ में आई? थोड़ा सा सिलेबस से बाहर है, थोड़ा सा एनसीईआरटी की बिटवीन लाइंस है, तो आप इसे समझिएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनते जाइएगा। तो स्पर्मेटिक कोड में ये चीजें मिलती। उसके बाद में मैं बोलता हूं कि इसके बाहर देखो ऐसे मैंने ऐसे रिंग जैसी स्ट्रक्चर लगा रखी है। ये रिंग जैसी स्ट्रक्चर जो है इसे अपन क्रीमस्टर मसल्स बोलते हैं। ये क्रीमस्टर मसल्स क्या करती है? ये क्रीमस्टर मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, मैं इसका भी रीजन आपको बताऊंगा। इसके साथ में यहाँ पे इंगुलर रिंग की अपन ने बात कर ली। इसके बाद में देखो यहां से ये जो आउटर मोस्ट पेरीफेरी वाला जो जोन है, यहाँ पे भी कुछ मसल सेल लगी हुई है। ये जो रेड कलर से मैंने बता रखी है, ये रेड कलर वाली जो भी सेल है, ये वाली सेल जो इसकी पेरीफेरियल जोन में है, इसे अपन डार्टस मसल्स बोलते हैं। ये भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कैपेसिटी रखता है। कौन? डार्टस मसल। तो डार्टस मसल्स और ये जो क्रीमस्टर मसल्स है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि भाई अपने केस में टेम्परेचर चेंज होता रहता है। भाई बाहर का टेम्परेचर अगर जैसे विंटर जोन है, जैसे कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड कंडीशन है, एक कंडीशन है हॉट कंडीशन। हॉट कंडीशन मतलब गर्मी जैसा कंडीशन। तो कोल्ड कंडीशन सर्दी और गर्मी। सर्दी और गर्मी में आपने देखा होगा मेल के केस में तो क्या होता है, कोल्ड के केस में क्या होता है भाई, बाहर का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। बाहर का टेम्परेचर आप सबको पता है कि बाहर का टेम्परेचर लो हो जाता है। बाहर का टेम्परेचर लो, लेकिन इस पर मेटोगोनिया को जो टेम्परेचर चाहिए वो क्या चाहिए, बॉडी से 2 या 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, कोल्ड के केस में क्या होता है, ये जो क्रीमस्टर मसल्स है और ये जो डार्टस मसल्स, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्रीमस्टर मसल्स और डार्टस मसल्स जो है वो क्या कर जाती है, वो कर जाती है कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर जाती है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मतलब ऐसे खींच जाती है। खींचने से क्या होता है, ये स्क्रोटल जो पाउच है, जो स्क्रोटम है, वो ऐसे एब्डोमेन के थोड़ा सा नजदीक आता है। नजदीक आता है तो क्या होता है, इस बाहर वाले कम टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर के बीच में ये कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर वापस मेंटेन कर लेता है। ऐसा होता है कोल्ड के केस में। हॉट कंडीशन के केस में क्या होता है, हॉट कंडीशन के केस में ये है कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, ये टेम्परेचर फिक्स रहता है। इसके बाद में बोलते हैं कि अगर ये यहां से बॉडी टेम्परेचर की ओर जाएगा तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करेगा। बॉडी टेम्परेचर से दूर जाएगा, बॉडी टेम्परेचर से दूर जाएगा, थोड़ा सा दूर रहेगा बॉडी टेम्परेचर से, थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स फेज में रहेगा, तो यहां से कहीं ना कहीं जो स्वेटिंग वाला जो जोन होता है, ऐसे जोन में ये टेम्परेचर वापस इसी टेम्परेचर को लेके आता है। इसका मतलब अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार क्रीमस्टर मसल्स और ये जो डार्टस मसल्स है ये क्या कर रही है, अब की बार क्रीमस्टर मसल्स और जो डार्टस मसल्स है वो क्या कर रही है, अब की बार ये रिलैक्स कर रही है। तो रिलैक्स कब करती है, हॉट कंडीशन में और कोल्ड कंडीशन में कॉन्टेक्ट कर जाती है, जिससे क्या होता है इसमें प्रेजेंट जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है वो इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सके और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। मैं आपको आगे चल के बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनते जाइएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे मैंने ऐसे फाइबर जैसी स्ट्रक्चर लगा रखी है, ये जो ब्लू कलर से लगा रखा है, ये फाइबर जैसी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं गुबर्नेकुलम। गुबर्नेकुलम क्या है, इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, जो भी क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, इस टेस्टिस से अटैच्ड है, इस टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी में जाने से रोकते हैं। इन सब का रीजन यही है कि टेस्टिस एब्डोमिन से या फिर एक बॉडी पार्ट से थोड़ा दूर रहना चाहिए, जिससे क्या होगे, ये सूटेबल टेम्परेचर मेंटेन कर सके, जिससे क्या हो सके, प्रॉपर तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। क्या इतनी बात समझ में? इसके बाद में अपन थोड़ी बात करते हैं कि अगर ये इंग्वेनल जो रिंग है ये रप्चर हो गई, ये रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा, अगर इंग्वेनल रिंग जो इसे रोक के रख रही है ये रप्चर हो गई तो क्या होगा, ये टेस्टिस यहां से स्क्रोटल पाउच से एब्डोमिनल कैविटी में चले जाएंगे। इसे बोलते हैं हर्निया कंडीशन। हर्निया कंडीशन क्या होती है, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में चले गए, इस ऐसे टाइप के हर्निया को अपन बोलते हैं असेंडिंग हर्निया। असेंडिंग हर्निया में क्या होता है, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में, क्योंकि इंग्वेनल रिंग क्या हो गई, रप्चर हो गई, टूट गई है, इसे बोलते हैं असेंडिंग हर्निया। नॉर्मल सर्जरी से अपन इसे सही करने की कोशिश करते हैं, सही हो भी जाता है। दूसरा हर्निया एक और होता है कि इंग्वेनल ये रिंग रप्चर होने से क्या हुआ, एब्डोमेन कैविटी का जो इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पे इसमें एंटर कर जाता है स्क्रोटम में, उसे अपन बोलते हैं डिसेंडिंग हर्निया। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग हर्निया। तो डिसेंडिंग हर्निया में क्या होता है, एब्डोमेन कैविटी में जो इंटेस्टाइनल पार्ट है वो कहां पे आ जाता है, स्क्रोटल पाउच में, और असेंडिंग हर्निया में क्या होता है, टेस्टिस कहां पे चला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में, इसे असेंडिंग हर्निया बोलते हैं। इसका इलाज किया जा सकता है, नॉर्मल केस बनता है, नॉर्मल सर्जरी से ये इलाज किया जा सकता है। उसके बाद में आपने कई बार देखा होगा टेस्टिस वाले ये जोन है
इसमें कई बार वाटर फील्ड केविटी बन जाती है, वाटर फील्ड हो जाता है, उसको भी अपन डॉक्टर नॉर्मली इससे सही कर देता है। नॉर्मल सी सर्जरी होती है, उससे अपन रिमूव कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया सेल को ये सारी कंडीशन प्रोवाइड कराना नेसेसरी है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर तरीके से हो सके। इसे अपन स्क्रोटल पाउच बोलते हैं। इसके बीच में मैंने जो लाइन बना रखी है, ये लाइन है, इस स्क्रोटम को दो पार्ट में डिवाइड करती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सेप्टम बोलते हैं, जिससे एक टेस्टिस अलग और दूसरा टेस्टिस अलग। इस तरीके से पेयर ऑफ टेस्टिस होता है मेल के केस में। अब मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ कि अगर मान लेता हूँ कि 7th मंथ में, जो मैंने बता रहा कि 7th मंथ में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, जिससे ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से कहां पे आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर नहीं बढ़ा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, तो टेस्टिस कहां पे रह जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में रह जाता है। ऐसे केस में मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं ऐसी कंडीशन को अपन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर टेस्टिस 7th मंथ में लोअर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन की वजह से टेस्टिस कहां पे रह गया, एब्डोमिनल कैविटी में रह गया, उसे अपन बोलेंगे क्रिप्टो आर्क्यूडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टो आर्क्यूडिज्म बोलते हैं। क्रिप्टो आर्क्यूडिज्म क्या है, क्रिप्टो यानी होता है छुपना। आपने क्रिप्टो गेम्स का नाम सुना होगा, जिसमें ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन छुपे हुए रहते हैं। कहां पे, प्लांट किंगडम में क्रिप्टो ऑर्क्यूडिज्म वो जो है, मतलब क्रिप्टो यहाँ पे वर्ड किसके लिए यूज किया गया, छुपे हुए, छुप गया पार्ट, छुप गया कहां पे, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में छुपा रह गया। लोअर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन 7th मंथ। इस केस में यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इस केस में अपन एक नॉर्मल सी सर्जरी करते हैं, और सर्जरी को अपन क्या बोलते हैं, आर्क्योपेक्सी बोलते हैं। नॉर्मल सी सर्जरी होती है। डॉक्टर इसीलिए जितनी भी डिलीवरीज होती है तो डॉक्टर पहले ही चेक कर लेता है कि टेस्टिस स्क्रोटल पाउच में आया हुआ है या नहीं आया हुआ। तो डॉक्टर नॉर्मल सी सर्जरी से उसे एब्डोमेन से कहां पे ले आता है, स्क्रोटल पाउच में ले आता है। नहीं लेके आएगा तो फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। तो एक ये जो एब्डोमिनल कैविटी से सर्जरी से स्क्रोटम में लाना कौन सी प्रोसेस है, आर्क्योपेक्सी सर्जरी, छोटी सी सर्जरी होती है। उसके बाद में बोलते हैं कि कुछ केस में क्या होता है कि ये जो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही है, कुछ केस में इस टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से काट के रिमूव कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, सर्जरी से कट कर दिया जाता है। उसे अपन बोलते हैं आर्क्योडिक्टोमी। जो आर्क्योडिज्म था, मतलब जो कहां पे एब्डोमिनल कैविटी में छुपा हुआ जो टेस्टिस है, उसे अपन कट करने का वर्ड जो मतलब कट करने से मतलब है यहाँ पे टोमी यानी कट करना, जैसे एनाटोमी, एना यानी क्या होता है बॉडी, टोमी यानी कट करना। तो जो ये क्रिप्टो आर्क्योडिज्म जो है, ये केस अगर एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस है तो उसे अपन सर्जरी से कट करके रिमूव कर देते हैं, उसे अपन बोलते हैं आर्क्योडिक्टोमी मतलब उस टेस्टिस को क्या कर देते हैं, रिमूवल ऑफ अनडिस्टेंडेड टेस्टिस बाय सर्जरी, रिमूव कर देते हैं, स्क्रोटम कैविटी में नहीं लेके आते, रिमूव कर देते हैं। दूसरी बात, कुछ केस में आपने देखा होगा कैस्ट्रेशन करते हैं। ये कैस्ट्रेशन क्या प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे मैं बोलता हूं कि एक होता है बुल होता है, जिसे अपन हिंदी में सांड बोलते हैं। सांड को बेल बनाते हैं अपन, बुल को क्या बनाते हैं अपन, ऑक्स बना देते हैं, जिससे क्या होता है उसे फार्मर्स अपने जो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। पुराने टाइम में यूज करते हैं, आजकल ट्रैक्टर्स यूज होने लगे, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, जो बुल होता है वो बहुत पावरफुल होता है, उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो बहुत हायर साइड होता है। तो हायर साइड टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर एक बुल में है तो वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में यूज नहीं कर सकते, उसे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन उसी बुल को अगर प्यूबर्टी से पहले अपन उसके टेस्टिस को रिमूव कर दें, कट कर दें, कट करने से क्या होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं रहता। इस केस में क्या होता है, वो अपने कंट्रोल में रहता है। इसे अपन कैस्ट्रेशन बोलते हैं। ऐसा अपन मेल के केस में कर सकते हैं, किसी भी मेल के केस में कर सकते हैं। तो ऐसा ये जो है यहाँ पे मैंने लिखा है कैस्ट्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ टेस्टिस बिफोर प्यूबर्टी। किसी भी केस में अपन प्यूबर्टी के पहले ही अगर टेस्टिस को रिमूव करते हैं उसे अपन कैस्ट्रेशन बोलते हैं। आपने कोयर बॉय का नाम सुना, कोयर बॉय बताता हूं मैं। एक कोयर बॉय होते हैं, कोयर बॉय जो यूरोपियन ऑर्केस्ट्रा होता है। यूरोपियन ऑर्केस्ट्रा में जो बच्चे होते हैं वो सिंगिंग का शौक रखते हैं। अब सिंगिंग का शौक रखने में क्या होता है, अगर एक मेल पूरी तरह से मेच्योर होता है, प्यूबर्टी अटेंड करे, तो उसकी आवाज में चेंजेस आने लग जाते हैं, वॉइस उसकी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर प्यूबर्टी से पहले उसके टेस्टिस रिमूव कर दिए जाए तो उसकी आवाज लड़की जैसी बनी रहती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल फिर बढ़ता नहीं है। ऐसे केस में क्या होता है, जो कोयर बॉय जो होते हैं यूरोपियन ऑर्केस्ट्रा में, वो प्यूबर्टी से पहले अपने टेस्टिस को रिमूव करवा देते हैं। सिंगिंग का शौक रखते हैं भाई, अलग अलग लोगों का देखो अलग अलग शौक है।
इसके बाद में यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें जो टेस्टिस है वो हमेशा और हमेशा, क्या बोला मैंने, हमेशा हमेशा कहां पे रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। और ऐसे एनिमल का नाम है एलिफेंट। और जो प्रोटोथीरियंस होते हैं उनमें टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है, याद रहेगा। कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, लेकिन जब भी उसका रिप्रोडक्टिव फेज आता है, उस एनिमल का जब भी रिप्रोडक्टिव सीजन आता है, उस टाइम टेस्टिस वहां से डिसेंड होके कहां पे आ जाता है, स्क्रोटल पाउच में आ जाता है। ऐसे एनिमल्स को अपन सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। तो सीजनल ब्रीडर के केस में क्या होता है, टेस्टिस पहले एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, लेकिन जब भी वो जो रिप्रोडक्शन का सीजन आता है उसमें एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस डिसेंड होकर स्क्रोटम में आ जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ऐसे एनिमल का एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जितने जो बेट, केट, ये जो है बेट, केट, डॉग, इन सब में क्या होता है, जो सीजनल ब्रीडर है, इसलिए टेस्टिस हमेशा एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, लेकिन जब भी रिप्रोडक्टिव फेज इनका आता है तब टेस्टिस कहां पे आ जाता है, स्क्रोटल पाउच में आ जाता है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मेल के केस में जो टेस्टिस, ये तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें मैंने बताई, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में अपन बोलेंगे कि मेल का जो टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन है उसे अपन कट करके, ट्रांसवर्सली कट करके चेक करते हैं। यहां से अपन इसे ऐसे कट करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो आइए मेरे साथ में, मैं आपको बताता हूं एक एक करके सारी बातें ध्यान से सुनोगे तो यहां से आने वाला क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। यहां से आने वाला क्वेश्चन किसी भी केस में आपका गलत नहीं हो सकता। तो टीएसओ अपन पढ़ेंगे ह्यूमन के केस में। तो मेल का जो टेस्टिस होता है वो किस तरीके से अरेंज होता है, मेरी ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखते जाइएगा और डायग्राम को आप साथ में बना भी सकते हैं। अगर आपने डायग्राम अपने हाथ से ड्रॉ कर लिया तो चाहे आप 12th क्लास में बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपका ये यहां से आने वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। अब देखो मैं यहाँ पे टेस्टिस बना रहा हूं, इस तरीके से मैंने बना दिया टेस्टिस बना दिया। इस टेस्टिस में बहुत सारी मैं लेयर बनाऊंगा। एक लेयर में ऐसे बना रहा हूं, ऐसे एक लेयर में ऐसे बना रहा हूं। जो मैंने क्या किया है, जो मैंने इस पूरे टेस्टिस को कवर अप नहीं किया है, एक टेस्टिस को मैंने आधा ही रखी, ये जो ये लेयर है ये मैंने यहाँ पे बाहर आधी रखी है। उसके बाद में एक इसमें मैं और इसमें एक पार्ट बना देता हूं, इस तरीके से मैं टेस्टिस में 3 लेयर बना देता हूं। 3 लेयर मैंने टेस्टिस में बना दी। उसके बाद में ये जो मैंने ये जो सेकंड नंबर की जो लेयर है, बीच वाला लेयर, ये क्या करती है, इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। इस टेस्टिस को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। और उसके बाद में ये जो अंदर वाली लेयर है, इसका मैं सबका नाम बताऊंगा। ऐसे इसमें ऐसे छोटे छोटे लोब बन जाते हैं, ऐसे लोब बन जाते हैं। इसे अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं या फिर टेस्टिकुलर लोब बोलते हैं। अपन यहाँ पे एक एक करके सबके नाम लिखते चले जाते हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है इसे अपन बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनेलिस इसे बोलते हैं। 2 नंबर वाली जो लेयर है ये ट्यूनिका वेजाइनेलिस, यहां से देखो इस पूरे टेस्टिस वाले पार्ट को कवर नहीं करती है, तो आधा ही कवर अप करती है। ये ध्यान रखना है, आधा कवर अप कौन करती है? ट्यूनिका वेजाइनेलिस। दूसरा जो ये पार्ट है ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाला पार्ट इसे पूरी तरह से कवर अप करता है, ये सारी तरह कवरिंग है। और इसके साथ में ये इसे 2 पार्ट में, तो ये यहाँ पे ये बीच में सेप्टा भी बनाता है, जिसे इस टेस्टिस को 2 पार्ट में डिवाइड होने का यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। इसके बाद में जो इनर मोस्ट जो लेयर है, ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम है ट्यूनिका वस्क्यूलोसा से आपको समझ में आ रहा होगा, वस्कुलर पार्ट है। वस्कुलर पार्ट मतलब यहां से कुछ जो भी सर्कुलेशन आ रहा है वो यहां तक आ रहा है। अब यहां पे सुनते जाना मेरी बात, यहां पे कुछ ऐसे सेल होती है, ऐसे ट्यूबुलर पार्ट होता है जिसमें कुछ सेल होगी, कुछ ट्यूब होगी 2, कहीं पे होगी 3। इस तरीके से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। किसी में 3 मिलेगा, किसी में 2 मिलेगा। कहीं पे मैं 3 बना देता हूँ, कहीं पे मैं 2 बना देता हूँ। ये जो पार्ट है इसे अपन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये क्या है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ये क्या है? ये है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे लिख देता हूँ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसके बाद में ये जो छोटे छोटे लोब बने, जैसे मैं एक लोब को यहाँ से ऐसे ब्लिक कर रहा हूँ, ये जो लोब है इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या फिर टेस्टिकुलर
लोब इसे अपन बोलते हैं। ऐसे लोब कितने होते हैं एक टेस्टिस में, याद रखना है 250 होते हैं एक टेस्टिस में, 250 होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होती है, हर एक लोब में कितनी होती है, या तो 2 होती है या तो 3 होती है, याद रखना है, या तो 2 होती है या तो 3 होती है। इसके बाद में ये जो पार्ट है जहां से ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये ट्यूब वाला पार्ट है, इसे अपन बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई। इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूली रेक्टाई। ये ट्यूब्यूली रेक्टाई हो गई। अब यहां से क्या होता है, यहां से ऐसा नेटवर्क बनता है, ये जो ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट है ऐसे निकलता है और यहां से क्या बनता है, नेटवर्क बनता है। इस तरीके से नेटवर्क बन जाता है ऐसे। और ये जो नेटवर्क नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है, इस नेट लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं यहां से रेटेड टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसे, रेटेड टेस्टिस। इसे रेटेड टेस्टिस अपन यहाँ पे बोल देते हैं। इसके बाद में ये यहाँ पे इसका ये बीच वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे टेस्टिकुलर सेप्टा जिसे अपन बोल सकते हैं। नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा काम। इसके बाद में इस रेटेड टेस्टिस में से यहाँ से कुछ सेल बाहर निकाल, ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर बाहर निकालते हैं। ऐसे पाइप जैसी स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर निकालते हैं, वो 10 से 12 नंबर में होती है। ऐसे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकालते हैं और इनका नाम मैं यहाँ पे लिखते हुए साथ में चलता हूं, और इसका नाम है यहाँ पे वॉस इफ्रेंसिया। वॉस इफ्रेंसिया, वॉस इफ्रेंसिया क्या है, एग्जिट होने वाली वॉस इफ्रेंसिया। ऐसी डक्ट जो क्या हो रही है, जस्ट इस टेस्टिकुलर ये लोब्यूल्स वाला जो पार्ट है और ये जो रेटेड टेस्टिस है यहाँ से रिमूव हो रहा है। इनका नंबर याद रख लेंगे, 10 to 12 होता है, आएगा नहीं लेकिन फिर भी जानकारी के लिए याद जरूर रखेंगे। इसके बाद में एक ऐसी ट्यूब बनती है जो बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड होती है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब ऐसे बहुत ज्यादा घूमी हुई होती है। ऐसे एक ट्यूब होती है जो ऐसे बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड होती है और नैरो भी होती है, और इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्शन भी होते हैं, सीलिया जैसे प्रोजेक्शन भी होते हैं। इसे अपन बोलते हैं यहाँ पे एपिडिडाइमिस। इसे अपन क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस की जो लेंथ होती है वो होती है अप्रोक्सीमेट 6 मीटर। 6 मीटर इसकी लेंथ होती है मेल के केस में, किसकी, एपिडिडाइमिस की। एपिडिडाइमिस बेटा आगे चल के क्या बनाती है, एपिडिडाइमिस आगे चल के बनाती है यहाँ पे वास डेफरेंस। जो मैंने यहाँ पे स्पेमेटिकल कोड में बताया था, ये वो वास डेफरेंस है। इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, वास डेफरेंस। ये वास डेफरेंस है। वास डेफरेंस के केस में क्या होगा, आपको यहां से पता लग रहा होगा, जब भी मेल के केस में अपन नसबंदी बोलते हैं जैसे अपन, तो मेल के केस में क्या होता है, मेल के केस में जब भी नसबंदी होती है उसे अपन बोलते हैं वेसेक्टोमी। तो ये वास डेफरेंस को यहां से कट करते हैं अपन। तो वेसेक्टोमी में किसको कट किया जाता है, याद रखना है। हालांकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर है उसमें मैं आपको फिर से बताऊंगा कि वेसेक्टोमी होती क्या है, लेकिन वास डेफरेंस वाला ये वाला पार्ट यहां से रिमूव कर दिया जाता है, कट किया जाता है। इससे क्या होता है, स्पर्म सेल आगे कैरी नहीं करता है। उसके बाद में मैं यहाँ पे आगे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, और वो स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखेंगे, और वो स्ट्रक्चर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, और वो स्ट्रक्चर कुछ बेटा ऐसे है। ऐसे वो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, और ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ करी है ये है यूरिनरी ब्लेडर। ये यूरिनरी ब्लेडर है, और इस यूरिनरी ब्लेडर को मैं ऐसे थोड़ा सा सही बना देता हूँ, बहुत अच्छा यूरिनरी ब्लेडर बना देता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। इस तरीके से मैंने एक यूरिनरी ब्लेडर डिजाइन कर दिया है। ये जो यूरिनरी ब्लेडर है, ये यूरिनरी ब्लेडर है, कुछ आप ऐसी शेप, कहीं ना कहीं ऐसे बोलते हैं कि ऐसा दिल होता है, लेकिन बेटा दिल नहीं होता, ये यूरिनरी ब्लेडर होता है जो आप ऐसे मैसेज में टेक्स्ट करके अपने फ्रेंड्स को, क्लोज रिलेटिव को भेजते रहते हैं। तो आप एक्चुअल में जो दिल नहीं भेज रहे होते हैं, आप यूरिनरी ब्लेडर भेज रहे होते हैं। चलो आपको समझ में आया होगा कि हम क्या भेज रहे थे इतने दिन। उसके बाद में ये वॉस डिफरेंस का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बल्ज हो जाता है, बल्ज होके ऐसे फूल जाता है, इसे अपन बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला पार्ट इसे अपन बोलते हैं। ये क्या है, एम्पुला। एम्पुला वाला पार्ट वॉस डिफरेंस का जो ये पाइप है, इस पाइप में थोड़ा सा बल्ज पार्ट मिलता है, इस बल्ज पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। क्या समझ गई बात। इसके बाद में यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाता हूं, ऐसे मैं डॉटेड स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ऐसे मैं डॉटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर भी मैं एक ऐसी डॉटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे करके, समझने के लिए। इधर भी ऐसी डॉटेड स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि यहाँ पे भी तो वो टेस्टिस है, वो टेस्टिस में ड्रॉ नहीं कर रहा, इधर वाला टेस्टिस ही ऐसा का ऐसा यहाँ पे पार्ट होता है। ये जो मैंने पार्ट बनाया इसका नाम है सेमिनल वेसाइकल। इसका नाम क्या है, सेमिनल वेसाइकल। ये सेमिनल वेसाइकल है। सेमिनल वेसाइकल में यहाँ पे स्पर्म सेल आता है और यहाँ से सीमेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। सेमिनल वेसाइकल में यहाँ पे सीमेन फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में ये जो मैंने पार्ट बनाया इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ से कौन सी पाइप आएगी बताओ, यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे एक पाइप आएगी जिसे अपन क्या बोलते हैं,
यूरेटर बोलते हैं। तो यहां से आएगा यूरेटर, इधर से भी। अब ये यूरेटर कहां से आता है आपको पता होना चाहिए, यूरेटर कहां से आता है, यूरेटर आता है बेटा किडनी से। ये जहां पे ये यूरेटर खुलता है यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगुलर शेप की एक स्ट्रक्चर मिलती है इसे, और इसे अपन बोलते हैं ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का ये क्या है, ट्राइगोन। और यहाँ पे ही ये यूरेटर आके खुलता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या है यूरेटर, और ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ये है क्या, इतनी बात तुम्हें समझ में आई। तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में सेमिनल वेसिकल की बात करते हैं। सेमिनल वेसिकल वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट से यहां से एक पाइप ऐसे रिमूव होती है, तो ऐसे एग्जिट होके इधर से ऐसे इससे कनेक्ट हो जाती है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहां से जो पार्ट है वो मेल यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा वाला पार्ट कुछ इस तरीके से मैं एक्सटेंड कर देता हूं आगे। ये यूरेथ्रा वाला पार्ट इस तरीके से मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटर्नल यूरेथ्रा ये वाला पार्ट है। इसके बाद में ये जो मैंने पाइप बनाई, इस पाइप का नाम है, यहां से सीमेन फॉर्मेशन के बाद में यहां से इजैकुलेशन होगा, मतलब यहां से ये जो स्पर्म सेल का कंपोजिशन यहां से ऐसे आगे यहां से फ्लो होगा। तो यहां से ऐसे बोलते हैं, यहां से होता है इजैकुलेशन। तो ये वाला पार्ट है इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट है। ये इजैकुलेटरी डक्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में ये इजैकुलेटरी डक्ट जहां पे ओपन होती है, उस वाले पार्ट में क्या होता है, एक ग्लैंड होती है। इसे एक ग्लैंड बना देता हूं मैं, ऐसे करके मैं ग्लैंड बना देता हूं समझने के लिए। ऐसे ये मैंने ग्लैंड ऐसे कनेक्ट करके जानबूझ के बनाई है, और इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा एक ही होती है, पैर में नहीं होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, एक ही होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में ये क्या, इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है, और इसे अपन बोलते हैं प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। तो ये वाला जोन क्या होता है, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में कौन खुलता है, इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है जाके। इसके बाद में इसे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे एक ग्लैंड और मिलती है इसके पास में, और वो ग्लैंड दो मिलती है, पैर में मिलती है। ये दो ग्लैंड मिलती है, और इस ग्लैंड का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इस ग्लैंड का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसे अपन बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसे अपन बोलेंगे काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलेंगे, काउपर्स ग्लैंड इसका अपन नाम रख देंगे। ये है मेल यूरेथ्रा। उसके बाद में अपन एक्सटर्नल मेल यूरेथ्रा की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये मेल है, जो उसका टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये पूरा जो ये जो सर्कुलेशन है, यहाँ पे यूरिन होगा भाई, यहाँ पे पक्का यूरिन होगा। ये यूरिन है, यूरिन का यहाँ पे फिलअप है। उसके बाद में आप यहाँ से देख सकते हैं कि यूरिन का फ्लो जो हो रहा है, और जो सीमेन का जो फ्लो हो रहा है, वो एक ही पाथवे फॉलो करता है। तो मेल के केस में एक ही पाथवे होता है, किसके लिए, यूरिन पास करने के लिए, और सीमेन पास करने के लिए एक ही पाथवे होता है। आप यहाँ से ये सारी बातें दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हैं कि कौन सी लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन यहाँ पे सेमिनल वेसिकल क्या कर। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या होती है, ये यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यहाँ पे कौन होती है, सेमिनिफेरस, वो जो सेमिनिफेरस क्या होती है, वो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है। तो यहाँ पे स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर स्पर्म सेल यहाँ पे रुकता है, फिर यहाँ से ट्रेवल करता है, फिर यहाँ पे जो ये एपिडिडाइमिस है, ये बहुत लॉन्ग और नैरो पार्ट है। यहाँ पे स्पर्म सेल कुछ देर के लिए रुकता है, रुकने का रीजन है यहाँ पे फंक्शनल मैच्योरेशन होता है। तो स्पर्म में ये जो एपिडिडाइमिस वाला जो पार्ट है, यहाँ पे स्पर्म सेल का क्या होता है, फंक्शनल मैच्योरेशन होता है। तो फंक्शनल मैच्योरेशन का बात कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे नाम भी होते हैं, यहाँ पे कोपेट, कोडेक, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं रखना है, लेकिन एपिडिडाइमिस आप याद रखिएगा, लेंथ याद रख सकते हैं। फंक्शनल मैच्योरेशन यहाँ पे होता है, वॉस डिफरेंस से ऐसे कैरी करता है, इसे एम्पुला बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल है, यहाँ से सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट होगा, जिससे सीमेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इजैकुलेटरी डक्ट है और मेल यूरेथ्रा है। क्या ये बातें समझ में आई? यहाँ तक कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ते रहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे विशेष फोकस करिए, और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के मेन टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो रिवीजन का सब्जेक्ट है। बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ रिवीजन एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट ऑफ द एक्सेप्शन। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।